with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिटर्मिनेंट्स चैप्टर, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस पढ़ लिया है, तो मैट्रिसेस के जस्ट नेक्स्ट पार्ट होता है जो वो होता है डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो डिटर्मिनेंट्स। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि हम मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू ABCD, सपोज ये मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम जो निकालते हैं उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस दिखता तो ये मॉड की तरह है, लेकिन इसको हम मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ A पढ़ेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का दो नोटेशन और होता है, इसी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे भी लिख सकते हैं या एक ट्रायंगल बना कर भी डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट होगा। तो जब भी कोई मैट्रिक्स होगी उसका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं, और ये जो मैट्रिक्स होगी उसके एलिमेंट्स तो रहेंगे, बस दो लाइन्स इस तरीके से खींच देंगे जो डिटर्मिनेंट शो करेगी। ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेंट जो होगा वो किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। ये नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स है हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट जब भी निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलेगा डिटर्मिनेंट, मतलब 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है वो अप टू 3 इंटू 3 यानी ऑर्डर ऑफ 3 तक ही पढ़ना है हमें। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम जो मैट्रिसेस होंगी वो अप टू 3 ऑर्डर्स तक ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑर्डर 1 का फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 1 की है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यानी सपोज एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 1 की है, यानी 1 इंटू 1, इट मीन सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो ये सबसे सिंपल होता है। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट हो जाएगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, क्योंकि ये 1 ऑर्डर का है, एक ही एलिमेंट है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो वही एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट होगा वो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, मैट्रिक्स ऑर्डर 1। तो ऑर्डर 2 की अगर मैट्रिक्स हुई, ये तो ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स थी, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर ऑर्डर 2 की हुई, ऑर्डर 2 का मतलब 2 इंटू 2, सपोज एलिमेंट है A11, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन माइनस दिस वन इनटू दिस वन, यानी इसको अगर हम लिखें तो A11 A22 माइनस A12 A21। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अप टू 3 तक का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 1 का हमने देख लिया, सेकंड का भी देख लिया है। ठीक है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इस पे सेकंड के लिए, क्योंकि 1 तो बहुत ईजी था, उसमें एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं थी।
सेकंड में देख लेते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, जिसमें इस तरह के इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड दिस वन, ठीक। कैसे निकलेगा ये, वही चीज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलेगा बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस रहेगा, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 8 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, इसी डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के। देखिए एक क्वेश्चन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का एक और, इफ़ A इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है 2 इंटू 2 के ऑर्डर की, देन शो दैट, हमें क्या शो करना है कि दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, यानी 2A मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसको प्रूफ करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है 2A, यानी इसमें पहले इसको 2A करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको 2A इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में हमने इसको डील किया था कि अगर कोई भी नंबर अगर है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। चलिए कर देते हैं, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकलेगा, वही तरीका जो बताया मैंने अभी आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 द 8 माइनस 8 4 द 32, इट मीन्स कितना आ गया आपका -24, ठीक है। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं। पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, देन 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर आप निकालें यहाँ से 1 4 2 2, राइट। इसका इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 4 द 8, कितना हो गया -6, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू -6 इट मीन्स -24। देखिए दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने ये शो कर दिया कि 2A का जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ A के 4 टाइम्स के, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही इजी है। और नॉर्मली ये जब भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट निकालेंगे या मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट निकालना, ये बहुत ही आसान होता है। 1 का तो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 का भी बहुत ईजी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के होते हैं, कि मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स होगी, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। चलिए, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हमें देखना है। तो इसको आपको मुझे समझाने के लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लूँगा, ध्यान से देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ 3, यानी 3 इंटू 3, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर 3 है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलिए इसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहले इसको फॉर्म में लिखते हैं। 1 -1 4 2 3 1 4 0 0 1, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ज़्यादातर इस पे ही क्वेश्चंस होते हैं। आप जहाँ तक आपने जब मैट्रिसेस में पढ़ा रहा था तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे भी जो क्वेश्चन लंबे हो रहे थे, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो वो 3 इंटू 3 से ही हो रहे थे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन लगाने होंगे कुछ, कि यहाँ से अगर हम शुरू करें हमें सबको एक साइन देना होगा, प्लस या माइनस डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, उसका एक पैटर्न होगा। पहले वाले का जो साइन होता है वो प्लस होता है, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव, ये अल्टरनेटिव होता रहता है। अगर यहाँ प्लस हो गया तो देन माइनस हुआ, माइनस के बाद देन फिर प्लस, एक साथ एक नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके से मैग्नेट की तरह, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो रिपेल करते हैं, तो वो एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरीके से प्लस के बाद माइनस होगा, माइनस के बाद देन अगेन प्लस, फिर यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस होगा, देन यहाँ पे प्लस। इसी तरीके से यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस। ये इसके साइन हो गए।
यानी हम इस साइन सबको डिनोट कर दिया साइन से। अब हम क्या करेंगे, कोई एक रो चूज़ कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसको चूज़ कर लिया है, फर्स्ट रो को। इसको बोलेंगे एक्सपेंशन अलोंग रो 1। ये रो 1 के अलोंग हम एक्सपेंशन करेंगे। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मैंने साइन क्यों लगाया है वो अब आपको यूज़ होगा, ठीक है। इस रो के अलोंग जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो पहला जो आपका एलिमेंट आ रहा है वो 1 दिख रहा है, और 1 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो आप 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद 1 से जो रो और कॉलम बिलोंग कर रहे हैं, जैसे 1 का कॉलम ये है और 1 से रिलेटेड जो रो है वो ये है, इन दोनों को हम हाइड कर देंगे, कंसील कर देंगे, छुपा देंगे। देखिए इस तरीके से जब हम छुपा देंगे तो जो हमें 2 × 2 की का डिटर्मिनेंट दिखेगा, मैट्रिक्स दिखेगी, वो हम नोट कर लेंगे। तो ये हमें क्या दिख रहा है, 3 0 1 0, राइट। हमें जो दिखा वो लिख देते हैं 3 0 1 0। ये जब इस तरीके से लिखेंगे तो आपको सिर्फ ये नंबर्स करने, ये इसके साइंस नोट नहीं करने यहाँ पे, ठीक है। चलिए 1 हो गया, देन 2 के पास आइए। जब आप 2 लेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस होता है, तो आपको यहाँ पे -2 लिखना, ठीक है। देन 2 का जो कॉलम है उसको छुपाइए और 2 का जो रो है उसको भी छुपाइए। तो क्या दिख रहा है आपको, -1 4 0 0, राइट, -1 4 0 0। चलिए नेक्स्ट 1 हो गया, एक्सपेंशन कर रहे हैं ना रो 1 के अलॉन्ग, यहाँ से शुरू किया यहाँ तक पहुँच गए। अब 4 की बारी, 4 पे जब आप चलेंगे तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे +4 लेंगे अब। और जब 4 लेंगे तो उसका कॉलम ये वाला है, इसको छुपाना है, और इसका रो ये है, इसको छुपा देना है। इन दोनों को हाइड कर दिया तो क्या बचा, -1 3 4 1, ठीक है, समझ में आ रहा ना, -1 3 4 1। चलिए अब आपने एक्सपेंशन कर दिया रो 1, बस अब आपका काम 50% हो गया। अब क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट है 2 × 2 का, तो ये तो मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्डर ऑफ 2 का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। तो हमने जो क्या कर दिया, डिड्यूस कर दिया, उसको छोटा कर दिया, इसको इसमें स्प्लिट कर दिया। अब इसका तो हम जानते ही हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इसका इससे होगा माइनस लगा के। तो 1 3 × 0 -0 × 1 -2 -1 × 0 -0 × 4 +4 -1 × 1 -3 × 4, ठीक। ये 1 3 0 -0 इट मीन्स 0, -2 ये भी 0 -0 यानी 0 ही हो जाएगा वो, +4 -1 -12, ये 0, ये भी 0 आपका। देन ये 4, ये -13 13 4 द 52 माइनस साइन के साथ, यानी आपका आंसर कितना आ गया, -52, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे अगर मैट्रिक्स ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की होगी तो। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ तक तो आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ रही होगी कि हमने तो सिर्फ इस वाले साइन का यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, ये सब क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। वो इसलिए लिखा है कि यहाँ पर हमने एक्सपेंशन अलोंग रो 1 किया है, इस रो को सिलेक्ट किया था इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो रो 2 के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो एक्सपेंशन रो 3 के अलोंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉलम 1 2 3 किसी के अलोंग कर सकते हैं। तो जब आप दूसरे जिस भी कॉलम या रो के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपका ये साइन मैटर करेगा। तो वहाँ पे आपको याद रखना होगा कि कौन सा साइन किस नंबर पे, कौन सा किस एलिमेंट पे कौन सा साइन होगा। आप किसी में भी कर सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा। मैं आपको एक इसी क्वेश्चन को एक्सपेंशन अलोंग रो 1 करके दिखाया, मैं एक्सपेंशन अलोंग रो 3 करके भी दिखा देता हूँ,
कि अगर एक्सपेंशन अलॉन्ग हम रो 3 करेंगे या रो 2 करेंगे, चलिए रो 3 करते हैं, रो 3 करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। रो 3 मीन्स ये वाला, राइट। चलिए उसको करेंगे आप, तो देखिए इसके अलॉन्ग पहला आया एलिमेंट 4 पॉजिटिव, चलिए पॉजिटिव लिख दे रहे हैं। कौन सा डिटरमिनेंट, इसको छुपाना होगा, इसका कॉलम, इसके रो को जब आप छुपाएंगे तो क्या दिख रहा है, 2 4 3 0, राइट। चलिए 2 4 3 0, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस, नेक्स्ट माइनस होता है 1, तो -1, फिर इसको छुपाएंगे तो 1 - 1 4 0, 1 - 1 4 0। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 0, नेक्स्ट 0, तो +0, 1 - 1 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3। चलिए फटाफट कर जाते हैं इसको। पहले क्या होगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, -4 3 12, जल्दी जल्दी करते हैं डायरेक्ट। -1, 1 का 0 से होगा 0, माइनस माइनस गेट +4, और जब ये 0 है तो ये 3 + 2, इससे कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है तो वो 0 ही हो जाएगा। ये आपका हो गया -48 -4 + 0 मीन्स -52। देखा आपने, रिजल्ट सेम आ रहा है। किसी भी अलॉन्ग आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। रो का कर दिया, एक कॉलम का भी करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। एक लास्ट कर देता हूँ, एक्सपेंशन अलॉन्ग कॉलम 1। ये सब मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से आइडिया हो जाए और आप जब भी क्वेश्चन आए तो आप अपने मन का कोई भी चूज़ कर सकें, ठीक है, जो जिसमें भी आपको इजी लगे कैलकुलेशन। चलिए कॉलम 1 के अलॉन्ग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है कॉलम 1 के अलॉन्ग, ठीक है। पहले कौन सा एलिमेंट लेंगे, 1, साइन पॉजिटिव है इसकी, ठीक है। तो 1 का जब छुपाएंगे तो क्या बचेगा, ये 3 0 1 0, राइट। नेक्स्ट -1 है ये एलिमेंट, और ये माइनस 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 गेट प्लस हो जाएगा, राइट। इसको जब हाइड करेंगे तो 2 4 1 0, 2 4 1 0, नेक्स्ट +4, +4 को जब करेंगे तो 2 4 3 0, 2 4 3 0। चलिए इसको भी करके देख ही लेते हैं। ये देखिए 1 है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 -1, यानी तो ये तो आपका 0 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 को 0 से करेंगे 0 -4, देन 4 2 को 0 से करेंगे 0 12, ये आपका -4 और ये -48। देखिए फिर वही आपका रिजल्ट आ गया -52, ठीक है। अब इतनी तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया, रो एक्सपेंशन अलॉन्ग रो और कॉलम से करके दिखा दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, ये साइन हमेशा याद रखिएगा कि साइन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। प्लस से शुरू करेंगे, देन अल्टरनेट लेके चले जाएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है। आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना होगा इस तरीके से कि आप मन ही मन में ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाए कि इसका साइन क्या होगा, ठीक है। क्योंकि शुरू है इसलिए मैंने अभी हमने डिटरमिनेंट शुरू किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपके कैलकुलेशन को, आपका कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपेंशन जो चूज़ करना होगा वो कौन सा चूज़ करना होगा जिससे कि आपका कैलकुलेशन और ज़्यादा इजी हो जाए। तो इजी कैलकुलेशन के लिए आप देखेंगे कि जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे ज़्यादा होंगे उसी को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे ये जो हमारी मैट्रिक्स है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे जो C3 है, कॉलम नंबर 3 है, अगर इसके अलॉन्ग इसमें जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो अगर हम इसको चूज़ करते हैं हमारी कैलकुलेशन को और आसान और जल्दी करने के लिए, ठीक है, इसको चूज़ करेंगे तो देखिए हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। यानी ये जो है आपका एक्सपेंशन अलॉन्ग, अगर हम एक्सपेंशन अलॉन्ग कॉलम 3 अगर करें तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, पहला 4 पॉजिटिव में है, इसका जब भी हम 4 लेंगे तो क्या करेंगे, इसको और हाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 3 4 1, राइट।
नेक्स्ट 0, तो -0, ये और ये करते हैं तो 1 2 4 1। नेक्स्ट +0, तो क्या बचेगा 1 2 -1 3। इसको ज़ीरो वाले रो कॉलम को लेने से फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए 0 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, राइट। यानी ये आपका 0 आएगा, ये 0 आएगा। इसको आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, आपको सिर्फ ये करना होगा। करते हैं -1 -12, राइट। 4 इंटू -13 इट मीन्स -52, ठीक है। तो देखा इसमें आपने, जब आपने इस वाले कॉलम 3 को लिया तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया और बहुत जल्दी आपका आंसर आ गया। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम से अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का, तो आप एक्सपेंशन जो करेंगे उस रो या कॉलम के अलोंग करेंगे जिसमें 0 ज़्यादा होंगे, ठीक है। उससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। चलिए अब आगे टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यही क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछ सकता है कि इस तरीके से भी आ सकता है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दे दिए 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0, ठीक है। इस तरीके से, तो देन फाइंड ए, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों सेम ही है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। फिर इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले चूज़ करना होगा कि आप किस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए साफ साफ 2 0 आपको दिख रहे हैं रो 2 में, तो हम एक्सपेंशन किसके अलोंग करेंगे, एक्सपेंशन जो करेंगे हम रो 2 में करेंगे, ठीक है। रो 2 जब आपने चूज़ कर लिया है तो इसका साइन क्या होता है, इस साइन के लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कि यहाँ से जब हम प्लस करते हैं, यहाँ पे जब हम प्लस लेते हैं, पहला रेड पेन से लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे जब प्लस लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता था, माइनस होता था, और माइनस के बाद देन प्लस देन माइनस, ठीक है। क्योंकि आपको जो लेना देना है वो रो 2 से ही, आपका जो कंसर्न है वो रो 2 से है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसके साइन लिख दिया, ठीक। अब -0 से इससे शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, -0, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको छुपाया और रो को छुपाया, तो क्या बचा, देखिए -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0। नेक्स्ट +0, 0 को छुपाते हैं तो 3 -2 3 0, 3 -2 3 0। नेक्स्ट -1 और माइनस गेट प्लस, 3 -1 3 -5, राइट। इससे कोई लेना देना तो हमें है नहीं, ये तो 0 होना है मल्टीप्लाई है, तो ये भी 0 होना है मल्टीप्लाई है, तो ये वाला है बस। तो -15 माइनस गेट प्लस, ये आ गया -12। तो देखिए कितना बेनिफिट, कितना आसान हो गया आपका कैलकुलेशन सही रो चुनने की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से आप भी सिलेक्ट इसी तरीके से करिएगा जिसमें ज़्यादा 0 आपको दिखे, उसी रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा। अब चलते हैं आगे का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना है अब हमें कि डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब अगर हम रोज़ को और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होगी। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है 2 4 0 1 सपोज, ठीक है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 -0 इट मीन्स 2, ये इसका डिटर्मिनेंट आया। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को क्या करें, ट्रांसफॉर्म कर दें इसके रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करके, यानी जो रो है उसको कॉलम बना दें और जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दें। अब इसको निकाल के देखते हैं तो 2 -0 इट मीन्स 2, देखिए वैल्यू आपकी दोनों तरफ सेम आ रही। इसका मतलब
यही हुआ कि अगर हम उसके रोज़ को और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ए जो है और बी जो है वो है क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए है। ट्रांसपोज ऑफ ए जो मैट्रिक्स चैप्टर में इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहाँ पे ये टर्म आया था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता है क्या, ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, कॉलम जो हाँ उसको कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देते हैं, वो ट्रांसपोज हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर ये जो बी है वो क्या है, बी इज़ नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज है ना। देखिए 2 4। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, यही इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक, कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, वो दोनों सेम होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर्टी 1 पे। वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 फॉर, एक ले लेता हूँ मैं 2 3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी 1 वेरीफाई करना है। तो प्रॉपर्टी 1 वेरीफाई कैसे होगी, वही है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें हम और उसके बाद इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर दोनों सेम हो गया तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाएगी। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो एक्सपेंशन किसके अलॉन्ग करना चाहिए हमें, ज़्यादा तो नहीं, बस एक यही एक ज़ीरो दिख रहा है तो इसके अलॉन्ग ही कर देते हैं, रो 2 के अलॉन्ग ही कर देते हैं। एक्सपेंशन जो हम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, रो 2 के अलॉन्ग कर रहे हैं, यानी ये। तो इसके साइन क्या होगा, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, राइट। चलिए पहला हो गया 6, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अभी आगे भी बहुत सी प्रॉपर्टी वो सारी पढ़नी है हमें आज। 3 5 और 5 7, 3 5 5 -7, इस तरीके से प्लस 0 जब लेंगे तो 2 5 ऊपर दिखेगा और 1 -7, 2 5 1 -7। नेक्स्ट -4, -4 को लेंगे तो इसको छुपाते हैं, 2 3 1 5, 2 3 1 5, राइट। चलिए 6 इसको करेंगे तो 7 से 21 -25 और ये तो आपका 0 हो जाएगा, इसको तो छोड़ ही दीजिए। फिर ये -4 10 -3, राइट। सॉरी यहाँ पे -6 था। ठीक है, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे -3, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी में यहाँ पे ये -3 छूट गया तो यहाँ पर -3, तो यहाँ पर भी आपको ये -3 लेना पड़ेगा और कहाँ एक यहाँ लेना पड़ेगा। चलिए बाकी सब तो सेम है, ये +21 हो जाएगा। अब 6 × -4 ये तो आपका 0 ही है और 7 28 आ जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे 6 माइनस था, देखिए सब माइनस छूट रहा है ध्यान से, पर आप लोग ध्यान से कीजिएगा। ये 24 हो गया -28, इट मीन्स यहाँ पर कुछ गलत हो गया फिर। अच्छा, जब यहाँ पे माइनस लगाया तो यहाँ पे भी करेक्शन होगा, ये ध्यान में आया ही नहीं। ये 10 हो गया तो माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा, अब ठीक है। तो यहाँ पे -4 × 13 यानी ये 24 -52, अब आया -28, ये सही है आपका। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, वो आया -2। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, यहाँ पे -3 छोड़ दिया था मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर और यहाँ पे भी हो गया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला -28 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज अगर हम कर दें, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दें। ठीक है,
अब इसका जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, और अगर वो भी इसी के इक्वल हो गया तो प्रॉपर्टी 1 क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। चलिए इसको हम फर्स्ट के अलॉन्ग करते हैं। इसमें जो एक्सपेंशन मैं करने जा रहा हूँ वो किससे कर रहा हूँ, रो 1 के। चलिए 2, ये प्लस होता है, माइनस प्लस, राइट। 2 का साइन प्लस, क्या बचेगा 0, 5, 4 -7, ठीक। नेक्स्ट -6, ऐसे करें तो क्या बच रहा है, -3, 5, 5 -7। नेक्स्ट +1, -3, 0, 5, 4। चलिए 2, इसको करेंगे तो 0 -20, इसको करेंगे तो 21 -25, इसको भी कर लेते हैं -12 -0, ये आपको कितना हो गया -40। ये यहाँ से कितना आ जाएगा -4, और माइनस माइनस गेट +24, ये यहाँ पर -12, माइनस माइनस पहले कर लेते हैं, -52 +24 -28। जब आपका ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब कि आपने जो प्रॉपर्टी 1 को क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टी में यही होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये देखते हैं क्या है। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइंस ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। उसमें क्या था, अनचेंज, इसमें क्या है, चेंज। और ये जो लाइन है आपको ध्यान से देखना होगा। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, यानी यहाँ पे इंटरचेंज क्या करना है, कोई 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। ये नहीं कि किसी रो को किसी कॉलम से इंटरचेंज करना है, तब तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 1 से डिफरेंट है। प्रॉपर्टी 1 में क्या होता था कि रो को कॉलम से हम इंटरचेंज करते थे, यानी रो की जगह पे कॉलम कर देते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रो को कॉलम से नहीं करेंगे, कोई 2 रो होगी उसी को इंटरचेंज करेंगे, या 2 कॉलम होगा उसी को इंटरचेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं करता हूँ ABCDEFGHI, सपोज ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ABCDEFGHI, सपोज मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 1 की जगह पे चला है, ठीक है। मैं इसको इससे इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा नेक्स्ट में, इस तरीके से इजी हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं इस रो को इससे अगर इंटरचेंज करूँ, ऊपर कर दूँ तो कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कर दिया, लेकिन उससे क्या होगा, ये जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको इससे भी कर सकते थे, कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या कॉलम को। यहाँ पे मैंने रो को कर दिया। हो सकता है नेक्स्ट आपको इन फ्यूचर जब हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हमें ऐसा लगेगा कि यार ये कॉलम जो है वो यहाँ होना चाहिए था, या ये कॉलम 3 जो कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 की जगह पे होता, तो वो क्या होता, आसानी से हो जाता है ना। तो हम उसको कर देंगे, लेकिन उसका साइन जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी पे हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं इसको, या वेरीफाई करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी 2 को हम वेरीफाई करते हैं। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है, तो हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, कोई एक रो या कॉलम, किसी भी एक रो या कॉलम को आपस में 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं और देखते हैं कि वो उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। इसका अगर हम निकालें तो इसको हम एक्सपेंशन करते हैं, रो 1 के अलॉन्ग में कर रहा हूँ, तो ये प्लस माइनस प्लस, राइट, 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, तो 4 3 4 5। नेक्स्ट -4
5365। अब तो आप इसके हैबिचुएट भी हो गए होंगे कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे ज़ीरो माइनस है, और इसको जब कंसील करेंगे तो छुपाएंगे तो क्या क्या बचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 220 माइनस 12 माइनस 4 25 माइनस 18, और ये ज़ीरो है तो क्या मल्टीप्लाई करना वही आएगा। ये आपका हो जाएगा 8 16, ये आपका 7, तो 7 28 में से करते हैं तो ये -12 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आई -12। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी 2 वेरीफाई करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसको 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाए। चलिए कॉलम को कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको इससे इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, यानी यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ, यहाँ 4 4 और ये 2 5 6 0 3 5। ठीक है, मैंने क्या किया है, C1 को इंटरचेंज किया है C2 से, इसको इधर कर लिया इसको इधर कर लिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। देखते हैं अब क्या वैल्यू आ रही है। इसमें किसके अलॉन्ग किया जाए, इसमें किसी और के अलॉन्ग करते हैं। इसमें चलिए एक्सपेंशन करते हैं इसके अलॉन्ग। ठीक है, ये क्या है आपका C3 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं C3 के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस माइनस प्लस रहेगा। 0 को लेते हैं 4 5 4 6 4 5 4 6, -3 को लेते हैं तो 4 2 4 6 बचेगा। फिर +5 लेते हैं तो 4 2 4 5 4 2 4 5। 0 या मल्टीप्लाई कुछ भी रहेगा वो 0 ही बनाएगा, इसको छोड़िए, इस पे चलते हैं। ये 24 - 8 5 20 - 8, राइट। इसको करते हैं तो कितना होगा 16, और ये 5 × 12, ये 48, ये 60, ये आ गया 12। हमने क्या देखा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ रहा है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 के आ रहा है। देखिए ये -12 और ये 12। तो इससे प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है कि जब भी हम कोई 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस कहना ठीक नहीं है, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी 2 हो गई, बारी आ गई प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब कोई डिटर्मिनेंट है A B C D E F, अगेन A B C, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल यानी एक जैसी हुई। देखिए यहाँ पर A B C दोनों एक जैसा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हमें मतलब कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, कहीं पे भी हमें इस तरीके से दिखे कि अरे 2 ये कॉलम ये दोनों तो आइडेंटिकल है, एक ही जैसे हैं, सारे एलिमेंट्स उसके एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, आइडेंटिकल है, तो वो क्या होगी, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उस डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो 0 लिख देनी होगी, बस रेफरेंस दे देना होगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 3, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बाय द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इस तरीके से ये 0 हो जाएगा, या कुछ इस तरीके का हो EGH कुछ भी हो। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 रोज आइडेंटिकल है तो 0 हो जाएगी। चलिए इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कि अगर नंबर से करके दिखा देते हैं इसको, ये सपोज ले लेते हैं 2 5 2 सपोज 4 6 4 2 5 4। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट इसका हमें फाइंड आउट करना है, इसमें जो रो 1 है, रो नंबर 1 और रो नंबर जो 3 है, ये दोनों आइडेंटिकल है। देखिए 2 2 5 5 2 2। तो इसको हमें इस प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व नहीं करना है, बस डायरेक्ट लिख देना है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन चलिए यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर देते हैं, देखते हैं करके कि क्या सही में 0 आ रहा नहीं आ रहा है, आएगा ही, एक बार करके देख लेते हैं। इसके अलॉन्ग मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहा हूँ, यहाँ का साइन पॉजिटिव, 2 को जब कंसील करेंगे तो यहाँ पे 6 4 5 2 आएगा।
यहाँ का साइन माइनस, 5 को कैंसिल करेंगे 4 4 2 2 और इसका साइन प्लस 2 4 6 2 5 राइट। चलिए इसको करते हैं तो 12 माइनस 20 माइनस 5 ये तो 4 टू द 8 माइनस 8 0 ही हो जाएगा। 2 ये 20 माइनस 12 ठीक है, ये 8 तो आ गया आपका 16 माइनस 8 16 5 इंटू 0 ये तो 0 बन गया आपका प्लस 2 और यहाँ पे 8 16 देखिए माइनस 16 प्लस 16 0 आ गया। तो देखा आपने कि दो रो आइडेंटिकल थी तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। चलिए ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं, आपको कुछ भी लगता हो मेरे वीडियो के बारे में कि मैं उसको और ज़्यादा और अच्छा कैसे करूं या क्या कुछ चीज़ें जो मिसिंग हो जा रही हो मैं उसको इंक्लूड करूं या क्या करूं, कुछ भी किसी भी तरीके का आपको फीडबैक देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मैं उस पर वर्क करूंगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। यानी सपोज एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ठीक है। अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, किसी भी रो या कॉलम के हर एलिमेंट में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, k से मल्टीप्लाई किया जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी रो, एक रो तो मैं रो 1 ही को लेता हूँ, इसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सारे एलिमेंट रो 1 के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, ऐसा करने पर वो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी उससे k से मल्टीप्लाई कर दें वही आएगी। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से अगर हम k कॉमन ले लें तो यहाँ पे a1 a2 a3 एक k कॉमन लिए। कॉमन तभी ले सकते हैं जब कोई भी एलिमेंट कुछ भी जो हो वो सारे किसी भी एक रो में हो या किसी भी एक कॉलम में हो। तो यहाँ पे इस रो में तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं c1 c2 c3 ठीक है। और ये है क्या, ये डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि अगर कोई भी रो या कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी पुराने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, जिससे यानी k से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी नई वाली वो पुराने वाले डिटर्मिनेंट में अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आएगी। ठीक है, यहाँ से आप एक कंक्लूड, ये तो मैंने उसको प्रूफ करने के लिए दिखा, यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा रो या कॉलम से उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। लेकिन कॉमन लेने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि वो जिसको आप कॉमन लेने जा रहे हैं वो अगर किसी रो में हो तो उस रो के सारे एलिमेंट में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या और यहाँ पे हो, नहीं, ये पूरे रो में होना चाहिए। या अगर ये किसी कॉलम में है तो वो उस कॉलम के सारे एलिमेंट में हो, तभी आप उसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। इसका एक सेकंड कंक्लूजन ये भी है कि सपोज a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और k a1 k p1 k c1, अगर इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो सेकंड कंक्लूजन ये है, आप ध्यान से देखिए कि अगर कोई भी रो हो दूसरे रो के प्रोपोर्शन में हो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब ये इसके प्रोपोर्शन में, देखिए दोनों सेम रेशियो में, बस 1:k के रेशियो में। यहाँ पर भी क्या है, b1 और k b1 1:k के रेशियो में। यहाँ पे भी देखिए c1 k c1 1:k के रेशियो। अगर सेम प्रोपोर्शन में है अगर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो देख लीजिए। इसके हिसाब से यहाँ जो फर्स्ट कंक्लूजन निकाला था कि हम उसको कॉमन ले सकते हैं k को,
तो यहाँ से देखिए इसमें हम के कॉमन ले लें क्योंकि इस रो के सारे एलिमेंट्स में के है, तो क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 के कॉमन ले लिया। तो अब क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 से अगर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अब देखिए यहाँ पर रो 1 जो है और रो 3 क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। तो आइडेंटिकल हो गई तो बाई प्रॉपर्टी, अब भी हमने पढ़ा था कि बाई प्रॉपर्टी नंबर 3, रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी दो रो या दो एलिमेंट्स टू रोज और टू कॉलम्स अगर सेम प्रोपोर्शन में हैं तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी, आइडेंटिकल के साथ साथ उसकी वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि अगर सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो उस प्रोपोर्शन को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो वो फिर आइडेंटिकल बन जाएंगे तो फिर उसकी वैल्यू 0 होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में जो हमने लर्न किया था कि दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो वो 0 हो, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको ये भी बताती है कि अगर टू रोज या टू कॉलम्स सेम रेशियो में हों तो वो भी जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो भी 0 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर और क्लियर करने के लिए इस प्रॉपर्टी को, इस कंक्लूजन को। ये क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है। अब अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर एक पैटर्न ये है कि दिस वन, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है 17 इंटू 6 हो गया और ये 3 इंटू 6 और ये 6 इंटू 6, राइट। यानी ये देखिए 6 6 6, तो ये 17 17 3 3 6 6, यानी यहाँ पर रो 3 और रो 1 क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है। देखिए 17 17 यहाँ पे भी है, 3 3 यहाँ पे भी है, 6 6 यहाँ पे भी है। तो बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 6 कॉमन ले लें यहाँ से तो ये बच जाएगा 17, यहाँ 3 यहाँ पे 6 1 3 4 17 3 6। अब ये दोनों जब आइडेंटिकल हो गए तो भी 0 हो जाएंगे। हाँ, हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा था, आई थिंक, हाँ, प्रॉपर्टी नंबर बाई प्रॉपर्टी 3 में पढ़ा था कि जो दो आइडेंटिकल हो गए तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा आपने, ये सेम प्रोपोर्शन में थे रो 1 रो 3 तो भी उसकी वैल्यू 0 लिख देंगे हम, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया इसको। यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ सेम प्रोपोर्शन में है तो भी 0 लिख सकते हैं, या कॉमन लेके उसको प्रॉपर्टी नंबर 3 के हेल्प से इसको 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी 4 का एग्जांपल ले लिया हमने, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए ये प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ते हैं, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, आपको भी लग रहा हो कितनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आती जा रही है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5, इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं। इफ़ सम और all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसको क्लियर हो जाएगा इससे, इस तरीके से। सपोज कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में a1 लैम्डा 1 प्लस a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 b1 b2 b3 C1 C2 C3, इस तरीके, इस फॉर्म में अगर कोई डिटर्मिनेंट है, इस प्रॉपर्टी नंबर 5 का क्या कहना चाह रही है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस फॉर्म में अगर है कि किसी भी एलिमेंट में कोई क्या है, ऐड है, ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। ठीक है, समेशन हो तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार ये फर्स्ट वाले का लेकर एक डिटर्मिनेंट बना देंगे,
और देन सेकंड वाले में सेकंड का लेकर एक डिटर्मिनेंट बना देंगे, यानी हम स्प्लिट कर सकते हैं उसको। ये जो कंबाइन करके दिया हुआ है उसको हम स्प्लिट इस तरीके से कर सकते हैं, या इसी का उल्टा वाइस वर्सा ये होगा कि इन दोनों को ऐड करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट्स में इस तरीके से ऐड है तो हम इसको इस दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। यानी पहले वाले में पहली वाले जो हम लिख रहे हैं उसमें मैं पहला एलिमेंट ये ले रहा हूँ सब में, और सेकंड वाला जो लिख रहा हूँ उसमें ये सेकंड वाला एलिमेंट जो प्लस में है वो ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है कि शो दैट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, शो दैट ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0, ये हमें शो करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 से बाय प्रॉपर्टी 5 या बाय प्रॉपर्टी नंबर 5 हम क्या लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, एक तो पहला वाला ले लेते हैं बी बी वाई सी सी जेड, ठीक है, देन प्लस ए सेकंड वाला जो ऐड में है वो ले रहे हैं, बी 2y वाई सी 2z जेड। समझ में आ रहा है ना आपको ये प्रॉपर्टी, कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये जो प्लस है, ये जो प्लस है उसकी एक हम अलग बना सकते हैं। एक बार हम इसको लेकर बना दे रहे हैं और नेक्स्ट टाइम प्लस करके ये डिटर्मिनेंट बना दे रहे हैं। ठीक वही काम मैंने यहाँ पर किया, एक बार इन सबको लेकर बना दिया, देखिए ए एक्स बी बी वाई सी सी जेड, नेक्स्ट में ए 2x एक्स बी 2y वाई सी 2z जेड कर लिया। अब इसकी वैल्यू तो 0 होगी। ठीक, किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 3 से। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो मैंने 0 लिख दिया। इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। वो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि सेम प्रोपोर्शन में अगर हुआ, देखिए सेम प्रोपोर्शन है ना, ये जस्ट इसका डबल है, तो भी उसकी वैल्यू 0 होगी। तो 0 + 0 0, ये भी शो हो गया। ठीक है, चलिए अब 5th भी हो गई हमारी। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, उस पर चलते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं। इफ़ to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row column are added, then the value of determinants remain the same। बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए इसको कि डिटर्मिनेंट में हम इस तरीके का, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में इस तरीके का अगर ऑपरेशन करेंगे, या कि सी में क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे कॉलम में किसी भी के से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दे रहे हैं, इस तरीके का ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी हमें कुछ इस तरीके का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा या प्रूफ करना होगा कुछ भी डिटर्मिनेंट्स में, और वहाँ पे हमें इन सारे ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या हम उस डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें बताती है कि हम उसमें ये सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस लगाने पर भी जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन द सेम होगी। यानी इस तरीके कोई भी ऑपरेशन उसको ईजी करने के लिए हम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेके समझा जाए इसको। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज़ एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये है। अब मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, r1 में लगा रहा हूँ कि r1 में क्या कर रहा हूँ, k में
k का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R3 में और उसमें R1 से ऐड कर दे रहा हूँ। अब मैं ये ऑपरेशन इसमें कर रहा हूँ, देखते हैं ये ऑपरेशन करने के बाद क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आ रही है या चेंज हो रही है। प्रॉपर्टी के हिसाब से तो चेंज होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। R1 में क्या कर रहा हूँ, A1 प्लस इसमें k से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसमें A2 में क्या करें, k A2 प्लस k C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 प्लस k C3, ये सब तो ऐसे ही रहेगा। चलिए अब देखिए, बाय थ्योरम, बाय प्रॉपर्टी नंबर 5, ये इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस k C1 k C2 k C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये किससे किया हमने, प्रॉपर्टी नंबर 5 से किया, अब भी जो इससे पहले पढ़ा है। और इसकी वैल्यू ये देखिए, रो 1 और रो 3 यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो बाई प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, कि अगर कोई भी दो रो प्रोपोर्शन में हो या दो कॉलम तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आपने यहाँ पे देखा, ये ऑपरेशन लगाने पर भी, ये ऑपरेशन लगाने पर भी हमने इसमें ये ऑपरेशन लगाया, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, यही वाली यही वाला डिटर्मिनेंट आ रहा है। देखिए B3C3, यानी इसमें 0 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही सेम आ जाएगा। तो देखा आपने कि ये ऑपरेशन लगाने पर भी जो डिटर्मिनेंट है वो, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही, सेम हो रही। तो नेक्स्ट हम जब भी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करेंगे तो हम इसमें कोई भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि ये जो थी वही लास्ट में हमें मिल गई, ठीक है। चलिए ये तो पूरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस फॉर यू में कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस बार, वो आपको दे दूंगा, आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है और वो A³ आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो अगर आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ ना करें और जस्ट एक्सपेंड कर लें, यानी किसी भी रो एक्सपेंशन कर दें, किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग सपोज इसको कर दें, तो कैलकुलेशन हमारा बहुत क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और शायद इस पेपर में भी ना आ पाए और कई पेपर्स लग जाएं, बहुत टाइम किल हो जाएगा। तो अब हमने जो 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है डिटर्मिनेंट की, उसका हमें इस्तेमाल करके, उसका यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं ये चाह रहा हूँ, कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको ठीक है क्या करना चाह रहा हूँ, 0 बनाना चाह रहा हूँ। तो 0 कैसे बनेगा, मैं कुछ ऑपरेशंस करने जा रहा हूँ यहाँ पर। पहला क्या करना, R2 में मैं क्या करने जा रहा हूँ, R2 माइनस 2R1 कर दे रहा हूँ, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और ऑपरेशन इसी के साथ साथ कर रहा हूँ R3 में, इसमें क्या कर रहा हूँ, R3 में से माइनस कर दे रहा हूँ 3R1, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 0 होगा, ठीक है। अब वो करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा ये। R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, R1 वैसा ही रहेगा, कर रहे हैं R2 में, इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर रहे हैं, यानी 2R1 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2A हो जाएगा, फिर 2A माइनस 2A 0 हो जाएगा। मैट्रिक्स में भी हमने इस तरीके से किया, अगर आपको याद हो तो। फिर इसमें से माइनस करना है 2 इंटू दिस वन, यानी चलिए साइड में लिख दे रहा हूँ शायद आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें से माइनस करना है R2 में से माइनस 2R1, यानी इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, A, और ये कैंसिल हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें से इसको माइनस करना है तो 4A, ये 2A हो जाएगा, इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे 2A प्लस 3B प्लस 2C, इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें, क्योंकि माइनस करना है। ये यहाँ से हो जाएगा 2A 2B और C कैंसिल हो जाएगा, 2A प्लस B, राइट।
अब ये वाला करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इससे करेंगे तो 3a 3b, 3b तो माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3a आ जाएगा। एक सेकेंड, 3a प्लस 3b, तो इसमें करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, R3 में से माइनस करना है 3R1, इट मीन्स यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ 6a प्लस 3b, इसमें माइनस 3 से करना है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 3 है माइनस 3b, क्योंकि माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा, राइट। चलिए इसमें से माइनस करना है किसको, इसमें से 3 मल्टीप्लाई करके, यानी 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c, ये गेट कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 7a प्लस 3b। ठीक, अब देखिए हमने ऐसा किया क्यों, पहले जब क्वेश्चन था शुरू में तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको, अगर एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन आएगा। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 ऑपरेशन लगा लिया, उससे क्या हो गया कि ये जो हमारा कॉलम नंबर 1 है वो उसमें 2 0 आ गए। अब 2 0 आ गए तो क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब 2 0 आए हैं इस कॉलम नंबर 1 में, तो एक्सपेंशन हम किसके अलॉन्ग करेंगे, अलॉन्ग कॉलम नंबर 1 या कॉलम 1 के अलॉन्ग करेंगे। चलिए इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस, तो a का जब करेंगे तो इसको क्या है यहाँ पे a 2a प्लस b 7a, सॉरी ये 3a 7a प्लस 3b, इसमें माइनस 0 वॉटेवर कुछ भी हो, क्यों लिखा जाए, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 लिखने की क्या ज़रूरत है ये पूरा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई वो 0 हो जाएगा, यानी ये 0 ये 0, कैलकुलेट क्या करना है हमें, सिर्फ ये। इसीलिए ही यहाँ पर हमने ऑपरेशन किया हुआ है, और इसीलिए ही आपको डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जा रही हैं कि आप ये जानिए कि आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपको ये प्रॉपर्टी बता दी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने उस प्रॉपर्टी का किस तरीके से यूज़ करके अपना कैलकुलेशन कितना ईजी बना लिया, कितना शॉर्ट बना लिया। नहीं तो आप इसके अलॉन्ग करते, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं कितना लंबा होता है। चलिए इस पे चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 7a स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 3 6a स्क्वायर माइनस 3ab, राइट। ये गेट कैंसिल हो गया, a ये तो 0 है ही, 7a स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा 6a स्क्वायर, a स्क्वायर और a क्यूब, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें हमें क्या करना था, ऑपरेशन लगा के हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलम में 2 0 ले आए, और क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देने पे ये 0 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करने से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये 2 ऑपरेशंस लगा कर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लूँगा मैं, उसके बाद क्वेश्चन फॉर यू पे। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब भी देखिए इसको, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। इफ़ x y z आर डिफरेंट, पहले ही क्वेश्चन में क्या दे दिया है, उसने क्वेश्चन ने कह दिया है कि x y z डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, मतलब x y के इक्वल नहीं है, y z के इक्वल नहीं है, एंड ये जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो 0 है, ये भी दे दिया है। तो हमें शो करना है कि 1 + x y z इज इक्वल्स टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 में अगर आप याद करें कि एडिशन को हम स्प्लिट कर देते थे, यानी इसको हम x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z 1 1 1 प्लस x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ये हमने कर दिया है इन दोनों को अलग अलग, किससे, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 5 से, प्रॉपर्टी 5 में अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये 1 जो है आप यहाँ पे आ जाए, ये x स्क्वायर इधर आ जाए,
ठीक है, यानी कॉलम में मैं इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ इनकी जगह। तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूँगा, पहले इसको यहाँ करूँगा, ठीक है, फिर इसको उठा के यहाँ करूँगा, यानी 2 बार कर रहा हूँ। तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैंने बताया था कि जब भी हम एक दूसरे कॉलम को या रो को इंटरचेंज करेंगे तो साइन उसका इफेक्ट करेगा। तो साइन में इफेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं 2 बार कर रहा हूँ, इसीलिए माइनस साइन आएगा, तो उस पर स्क्वायर कर दिया। 2 बार क्या कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे लाया, तो जब एक बार यहाँ पर लेकर आया यानी इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम में ले आया, ठीक है, और ये यहाँ चला गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर था, छूट गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, अब मैं फिर क्या कर रहा हूँ, इसको जो ये यहाँ पे आ गया था फिर इसको एक बार यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी 1 1 1 एक्स वाई जेड, यानी 2 बार जगह चेंज कर रहा हूँ। तो 2 बार जगह, एक बार जगह चेंज की मैंने तो एक माइनस आया, फिर एक बार और जगह चेंज की तो एक और माइनस आया, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कहने का मतलब, ठीक है। ये मैंने किससे किया है, प्रॉपर्टी नंबर 2 से किया है, ठीक है। बस इसमें देखिए यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ y कॉमन है, यहाँ z कॉमन है, यानी x y z अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे x y z, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। ये मैंने किससे किया, बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। आपको सारी प्रॉपर्टी याद रखनी होगी क्योंकि आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप किस प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि ये दोनों सेम बन गया इससे। तो अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स वाई जेड हो गया ये, और कॉमन लेने पे ये आ गया एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी ये कॉमन लिया तो ये बचा, ठीक है। इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए अब इसको हमें करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन लगाएं कि इसको 0 कर दें। तो सिंपल सा ऑपरेशन लगा देते हैं कि R2 में क्या करते हैं, R2 माइनस R1 कर देते हैं, और एंड R3 में क्या कर दिया जाए, R3 में भी R3 माइनस R1 कर दिया जाए। देखते हैं क्या होता है, 1 प्लस एक्स वाई जेड, R1 में तो कुछ कर नहीं रहे तो R1 वैसे ही उतर जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, ये माइनस ये कर देना 0, R2 माइनस R1 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 0, ये क्या जगह z माइनस वाई, और ये जेड स्क्वायर माइनस सॉरी R3 में क्या कर रहे हैं, R3 में माइनस कर रहे हैं किससे, R1 से, यानी z माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, अच्छा वो सही टाइम पे देख लिया, नहीं तो आगे भी गलत हो जाता। तो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये ऑपरेशन लगा दिया है। अब ये ऑपरेशन लगाने से कॉलम नंबर 1 में 2 0 आ गए, यानी अब एक्सपेंशन कर दिया जाए, बहुत ही इजी हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब कहाँ किया जाए, यहाँ करते हैं, थोड़ा सा ये जगह यूज़ कर लेते हैं। एक्सपेंशन हम कर रहे हैं किसके अलाउंग, एक्सपेंशन हो रहा है C1, ठीक है, C1 पे एक्सपेंशन करते हैं। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड तो लिखेंगे ही, यहाँ पे देखिए आप इसको अलग से सॉल्व करो, 1 का पॉजिटिव होता है, तो 1 का जब करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, एक सेकंड। एक्सपेंशन करने से पहले आप यहाँ पर देखिए, इसको हम और आसान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पर देखिए इसमें y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ से 1 चला गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो y माइनस एक्स जो है अगर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 z प्लस एक्स, ठीक है। आपको पता नहीं ठीक से विजिबल हो रहा होगा, आई होप, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आप देखिए, क्योंकि ये कॉमन था तो कॉमन तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो कॉमन हम बाहर ले सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से। यहाँ पे आप देख रहे थे कि 0 था, यहाँ पे y माइनस एक्स, और इसमें भी y माइनस एक्स था। तो क्योंकि ये स्क्वायर था, अभी हम मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, उससे अच्छा था क्या कि हम इसको कॉमन ले लें। जब ये तीनों में है तो 0 है तो ऑब्वियसली माना ही जाएगा वो इसमें है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने y माइनस एक्स कॉमन लिया और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन लिया प्रॉपर्टी 4 से। तो यहाँ पर क्या बचेगा,
वाई प्लस एक्स, यहाँ पे जेड प्लस एक्स, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब देखिए अब ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब एक्सपेंशन अलॉन्ग C1 अगर हम करें तो 1 क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, 1 जब लेंगे तो ये 1 1 वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स, ठीक। फिर -0, इसके अंदर कुछ भी हो मैं क्या मतलब, फिर +0, इसके अंदर कुछ भी हो हमें क्या मतलब, उससे कुछ लेना ही देना नहीं है, ठीक है। 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 से है, तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू 1, और ये फिर -0 +0, इससे कोई मतलब ही नहीं है, x गेट कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया आपका z माइनस वाई, ठीक है। और ये तो सब 0 था ही। तो ये जो हम सॉल्व कर रहे थे इसकी वैल्यू दी हुई थी, इसको हम सॉल्व कर रहे थे, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई है और 0 के इक्वल है, तो उसके हिसाब से z माइनस वाई इज इक्वल्स टू या तो 0 होगा, और x माइनस जेड माइनस एक्स 0 होगा, या y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, या 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये अगर होगा तो z इज इक्वल्स टू वाई बन जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सारे डिफरेंट है, z y के बराबर नहीं हो सकता, ये तीनों डिफरेंट है। इसमें क्या हो जाएगा, z x के इक्वल हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें y जो होगा x के इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है तो ये तीनों कंडीशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें z y के बराबर हो जा रहा है, इसमें z x के बराबर हो जा रहा है, इसमें y x के बराबर हो जा रहा है, जबकि शुरू में ही इसने क्लियर कर दिया था कि x y z ये क्या है, डिफरेंट है, तीनों आपस में एकदम भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है तो क्या होगी, आपकी लास्ट वाली कंडीशन ही होगी, ठीक है। यानी 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये वाला 0 होगा, यानी 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, मैं इसको जल्दी से एक बार और आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 5 से इसको अलग अलग कर लिया, अलग करने के बाद इसकी 2 बार जगह शिफ्ट की, जिससे कि माइनस 2 बार आया, इसलिए स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस माइनस गया प्लस हो जाएगा, और ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से z कॉमन ले लिया, तो ये दोनों एक ही फॉर्म में बन गए, एक ही फॉर्म में बन गए, तो ये कॉमन लेके ये बचा। इसमें ऑपरेशन कर दिया हमने, इसको ऑपरेशन कर दिया ताकि यहाँ 2 0 आ जाए। 2 0 करने के बाद भी यहाँ पर और यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा था, यहाँ y माइनस एक्स कॉमन दिख रहा था, यहाँ पर z माइनस एक्स कॉमन दिख रहा था, दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे ये बचा y प्लस एक्स, यहाँ z प्लस एक्स बचा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से a माइनस बी वाला अगर चला जा रहा है तो a प्लस बी वाला रह जाता है। अब इसको हमने यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया है, किसके अलॉन्ग, C1 के अलॉन्ग। तो एक्सपैंड करने पर ये वाला टर्म तो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपैंड किया है C1 के अलॉन्ग, तो 1 को करते हैं तो ये बचा यहाँ पर, फिर -0 फिर +0, अंदर का नहीं लिखा क्योंकि 0 है तो कुछ भी होगा वो क्या बन जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर इसको मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, यहाँ पे शायद आपको लिखने में थोड़ी सी ऐसा देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि ये छूट गया था, नीचे लिखा था मैंने। अब इसको लिखा मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस इसका इससे किया तो ये कैंसिल हो गया, इधर इधर का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये दोनों 0 हो गए, तो यहाँ पे z माइनस वाई आ गया, ठीक है। या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, यही हो सकता है ना, मल्टीप्लाई अगर है और उसका प्रोडक्ट 0 है तो ये तीनों हो नहीं सकता, ये होता तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इस पहले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज़ तक, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसीलिए क्वेश्चंस फॉर यू लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए, कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। आप समझ तो लिए हैं, लेकिन जब तक आप उस पर क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको पूरी तरह से 100% वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अपने तरफ से ज़रूर करिएगा, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद एक बार देख के करिएगा, फिर एक बार खुद से भी कोशिश कीजिएगा इसको करने की, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था।
तो अब बारी है क्वेश्चंस फॉर यू में। आज के पार्ट 1 के वीडियो में, इस पार्ट 1 में डिटर्मिनेंट पे हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस फॉर यू पर। दोस्तों आज क्वेश्चन फॉर यू में जो भी हमने पार्ट 1 में पढ़ा है वो पढ़ तो लिया है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं 6 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ क्वेश्चन फॉर यू में। आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पहला तो बहुत सिंपल, एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 into 3 की है। दूसरे वाले में इस तरीके से दिया हुआ है, उसको शो करना है। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने वीडियो के शुरू में लिया था। तीसरी है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चौथा जो है यहाँ पे कह रहा है कि ये आपको प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 है, लेकिन कैसे? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी, हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए एंड विदाउट एक्सपैंडिंग। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में कि एक्सपैंडिंग नहीं करनी है आपको। ये नहीं कि इसको ले लिया, मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, नहीं, आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको प्रूव करना है। इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का, ये मैंने लिया हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जो भी आप प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करिए इसमें और इसको इसके इक्वल शो करिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिटर्मिनेंट के सेकंड पार्ट में। Thank you and bye.